जीव और समष्टियाँ, दूसरा भाग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं और अनुकूलन। अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अधिकतम प्रभाव एक अनुकूलतम वातावरण में ही होता है, परंतु अजीवीय परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो इस तरह के आवासों में रहने वाले जीव दबाव का कैसे सामना करते हैं? कुछ प्रक्रियाएं जिससे जीव इन परिस्थितियों का सामना करते हैं वह है, पहला है नियामक, जो एक ही परिस्थिति को नियमित रखते हैं। दूसरा संरूपी, जो परिस्थिति के अनुसार संरूप करते हैं। और तीसरा है आंशिक नियामक। अब बात करते हैं सबसे पहले तरीके की, जो है नियमन करना। कुछ जीव समस्थापन कार्यकीय, कभी कभी व्यावहारिक भी साधनों द्वारा बनाए रखते हैं, जिससे शरीर का तापमान, परासरणी सांद्रण आदि स्थिर रहता है। सभी पक्षी और स्तनधारी और बहुत थोड़े से निम्न अरूकी जातियां वास्तव में ऐसा नियमन, ताप नियमन और परासरण नियमन बनाए रखने में सक्षम हैं। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि स्तनधारियों की सफलता इस कारण है कि वे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में सक्षम है। जैसे कि मनुष्य में साधारणतः तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में जब बाहर का तापमान हमारे शारीरिक तापमान से अधिक होता है, तब हमें बेहद पसीना आता है। गर्मी के फलस्वरूप पसीने का वाष्प बनकर उड़ने से होने वाले शीतलन शरीर को ठंडा रखता है। अब शीत ऋतु में जब पर्यावरण का तापमान बहुत कम हो जाता है, तब हम कांपने लगते हैं, जो एक प्रकार का व्यायाम है, जिससे ऊष्मा पैदा होती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार शरीर अपना नियमन करता है और दबाव भरे परिस्थितियों से बचता है। अब आते हैं दूसरे तरीके में, संरूपण रखना। प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रख सकते। उनके शरीर का तापमान परिवेशी तापमान के अनुसार बदलता रहता है। जलीय प्राणियों में शरीर के तरल परासरणी सांद्रता परिवेशी जल की परासरणी के अनुसार बदलती रहती है। ये प्राणी संरूपी या कॉन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। श्रू, मंजोरू और गुंजन पक्षी जैसे छोटे प्राणियों में नियमन से संरूपण रखना अधिक लाभदायक होता है। अब सवाल उठता है, क्यों? इसका जवाब है, छोटे प्राणियों का पुष्ट क्षेत्रफल उनके आयतन की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए जब बाहर ठंड होती है तो उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेजी से कम होती है। ऐसी स्थिति में उपापचय द्वारा शरीर की ऊष्मा पैदा करने के लिए काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, इसलिए संरूपण इनके लिए बेहतर होता है। अब तीसरा तरीका है प्रवास करना। जीव दबावपूर्ण आवास से अस्थायी रूप से अधिक अनुकूल क्षेत्र में चला जाए और जब दबाव भरी अवधि बीत जाए तो वापस लौट आने को प्रवास करना या माइग्रेशन कहते हैं। अनेक प्राणी, विशेषतः पक्षी, शीत ऋतु के दौरान लंबी दूरी का प्रवास करके अधिक अतिथि अनुकूली क्षेत्रों में चले जाते हैं। प्रत्येक शीतकाल में भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान में
साइबेरिया और ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों का स्वागत करते हैं। अब आते हैं निलंबित करना। विभिन्न प्राणी भिन्न भिन्न तरह से निलंबन कर दबाव वाले परिस्थितियों से बचते हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जीवाणुओं, कवक को और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार के मोटी भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता मिलती है। उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध होने पर ये अंकुरित हो जाते हैं। अब इसका दूसरा उदाहरण है, उच्च पादपों में बीज उनके परिक्षेपण में सहायता करने के अतिरिक्त दबाव वाले समय से पार पाने के साधन के रूप में काम आते हैं। नमी और तापमान की अनुकूल परिस्थितियों में वे नए पादप के रूप में अंकुरित हो जाते हैं। वे अपनी उपापचयी सक्रियता को कम कर और प्रसुप्ति डोर्मेंसी अवस्था में जाकर दबाव से बचते हैं। अब जानवरों में निलंबन किस प्रकार होता है? शीत ऋतु में भालुओं की शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन में जाना तथा उस समय पलायन से बचाव करने का जाना पहचाना मामला है। कुछ मछलियां ग्रीष्म ऋतु से संबंधित ताप तथा जल सूखने जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन में चली जाती है। प्रतिकूल परिस्थिति में झील और तालाबों में प्राणी पलवक या जूप्लैंक्टन की अनेक जातियां उपरती या डायपोज में आ जाती हैं, जो निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था है। इस प्रकार निलंबन कर जीव दबाव वाली परिस्थितियों से बचते हैं। अब आते हैं अनुकूलन। अनुकूलन जीव का एक ऐसा गुण है जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है। अनेक अनुकूल लंबे समय की विकास यात्रा के बाद विकसित हुए हैं और आनुवंशिकत स्थिर हो गए हैं। इसका उदाहरण उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारू चूहा अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पूरी करने में सक्षम होता है और यह अपने मूत्र को सांद्रित कर जल की न्यूनतम मात्रा शरीर से निकालता है। मरुस्थलीय पौधों में कुछ ऐसे अनुकूलन दिखते हैं जिससे वे जल की आवश्यकता की पूर्ति करता है। पहला है, पत्तियों के सतह पर मोटी उपत्वचा या क्यूटिकल और इनके स्टोमेटा धंसे होने के कारण वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि होती है। दूसरा है, C4 पौधे दिन के समय अपना स्टोमेटा बंद रख सकते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन घट जाती है। तीसरा है, नागफनी या उपनशिया की पत्तियां नहीं होती, बल्कि कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे जल की न्यूनतम खर्चा होती है। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। इसे एलन का नियम कहते हैं। ध्रुवीय समुद्रों में सील जैसे जलीय स्तनधारियों में उनकी त्वचा के नीचे वसा या
स्टीमी वसा या ब्लबर की एक मोटी परत होती है जो ऊष्मरोधी का काम करती है और शरीर की ऊष्मा हानि को कम करती है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो तप्त झरनों और गहरे समुद्रों के उष्ण जलीय निकायों में जहां तापमान 100 डिग्री से भी अधिक होता है वहां फलते फूलते हैं। कई मछलियां और अकशेरुकी महासागर की बहुत गहराइयों में रहती हैं जहां दबाव सामान्य वायुमंडल से 100 गुना अधिक होता है। यह जीव इन चरम परिस्थितियों में वृद्धि करते हैं क्योंकि इन्होंने इन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर लिया है। मरुस्थल की छिपकलियां व्यावहारिक साधनों द्वारा अपना तापमान काफी स्थिर बनाए रखते हैं। जब उनका तापमान सुविधा स्तर से नीचे चला जाता है तब वे धूप सेककर ऊष्मा अवशोषित करते हैं। लेकिन जब परिवेश का तापमान बढ़ने लगता है तब वे छाया में चली जाती है। इस प्रकार जीव इन परिस्थितियों के साथ अनुकूलित हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या-क्या सीखा? जीवों का अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं तथा अनुकूलन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे समष्टि गुण, समष्टि वृद्धि और समष्टि वृद्धि मॉडल। धन्यवाद।